बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। आज हम लेके हैं जी आपके लिए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास की फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में करेंगे जी 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़। ठीक है, विद रीजनिंग कि किस तरह से ये आंसर आ रहा है। तो ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह फुल बुक करेंगे और न्यूमेरिकल वगैरह और जितनी भी चीज़ें स्मार्ट सिलेबस का पोर्शन है वो सारी की सारी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना की वजह से कि स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एमसीक्यू। लिखा हुआ जी, हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स या बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। ठीक है, या एसआई सिस्टम में बुनियादी यूनिट्स की तादाद कितनी है। तो ये है जी, ऑप्शन दिए गए हैं 3, 6, 9 एंड यू नो राइट ऑप्शन है 7। और वो कौन कौन से यूनिट्स हैं। अब मैथ्स के लिए किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है। तो ये 7 का एक टेबल बना हुआ है, 7 बेस यूनिट्स, तो वो आप देख सकते हैं बुक में से। नेक्स्ट कह रहा है जी, इनमें से कौन सा यूनिट डराइव्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा बेस यूनिट है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो पास्कल है, न्यूटन या वाट है, ये सारे के सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ये प्रेशर के लिए, ये फोर्स के लिए और ये आपके पास पावर के लिए। ठीक है, मास 5 किलोग्राम के। तो किलोग्राम जो है ये एक बेस यूनिट है जिसमें हम मैस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, कि हम किसी चीज़ की जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है मैटर की वो किस में करते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम मोल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ किया होगा केमिस्ट्री के अंदर। इसका ज़्यादा यूज़ केमिस्ट्री में है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर ये यूनिट डिफ़ाइन होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है इसके लिए हम मोल का यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा मसावी है। 200 माइक्रोसेकंड बच्चों ये देखें, ये आपके पास आएगा कि 200 माइक्रोसेकंड, और माइक्रो आपको पता है जो सिंगल माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। तो 200 माइक्रो 8 मीन्स के 200 भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड मैंने वैसे ही साथ लिख दिया। अभी जो 200 है, अगर आप इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा और जो जितने ज़ीरो हैं उतना 10 की पावर में चला जाएगा। यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया मैंने 200 को। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये भी साथ लिख ली। अब ये सॉल्व होंगे। सो अकॉर्डिंग टू अ वेरी सिंपल रूल जो कि मैथमेटिक्स का है कि 2 के साथ जो ये जो पावर्स हैं ये सारी आपस में ऐड अप होती हैं। ठीक है, ये जो 10 की पावर्स में लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -4 रह गई। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जो इसको शो कर रहा है राइट। तो ये जी 2 × 10⁻⁻4। ठीक है जी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की क्वालिटी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सी मिकदार सबसे छोटी है, इन विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट वन। तो बच्चों ये 5000 मिलीग्राम इज़ द स्मॉलेस्ट वन अमंग ऑल दीज यूनिट्स या ऑल दीज गिवन नंबर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, कह रहा है टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर, मतलब इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब कुड बी फाइंड बाय यूजिंग। ओके, ये इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी इसमें। तो देखें बच्चों, जो हमारे पास फीता है ये तो लेंथ मेजर करता है। स्क्रू गेज का कोई ऐसा स्केल नहीं होता जो वो इंटरनल साइड को मेजर कर सके। ठीक है, मीटर रॉड भी लेंथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो ये सारी की सारी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गई। ठीक है, ना मीटर रॉड है, ना स्क्रू गेज है, ना ये फीते के बारे में बात हो रही है। सो इट्स वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का वो जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम इंसर्ट करते हैं और फिर हम वहाँ से उस चीज़ का इंटरनल डायमीटर जो वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हो जी, स्क्रू गेज से तार का डायमीटर इतना है जी 1.032। ठीक है, तो आप कहाँ तक इससे मुत्तफिक हैं। देखिए बच्चों, एक स्क्रू गेज जो है आपको सिर्फ उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए इस तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जा सकता है मिलीमीटर में। ठीक हो गया, मिलीमीटर में पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स तक। तो ये देखें, पहले वाला इसमें 1 डिजिट है, ये गलत हो गया। ये 3 डिजिट्स हैं, ये भी गलत हो गया। तो ये 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01।
यानी 1/100th पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों लिखा हुआ है पैमाइशी सिलेंडर से क्या मालूम किया जाता है। तो भाई सिलेंडर से जो चीज़ मालूम की जाती है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जी जो ग्राफ दिखाया गया। अब इसमें ग्राफ क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, कोई बनाया नहीं है, अदरवाइज़ ये है सिर्फ यही कि आपने उसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे जी, एफ ऑफ वाई जो उसका वाई एक्सिस के ऊपर दिया होगा और डिवाइड कर देंगे आप उसको एफ ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जैसे हम फोर्स में करते हैं ना, कंपोनेंट्स निकालते हैं, ये फोर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो ये सिर्फ फोर्स की बात हो रही है। अदरवाइज़ अगर आपने वैसे भी निकालनी हो स्लोप, तो इस वाला जो ग्राफ था हमारे पास, इसके अंदर एक तरफ हमारे पास आ रहा था जी टाइम और एक तरफ आ रही थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आती है और उसका आंसर आता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। आप इसको बुक से चेक करें एक दफ़ा, जो वैल्यूज़ दी हैं उनको आपस में डिवाइड करके देखें, यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्क्रू गेज के ऊपर जो मेन स्केल रीडिंग है वो 3 पे है और जो सर्कुलर स्केल है वो 8 है, तो क्या उसकी रीडिंग आएगी। ठीक हो गया। देखिए बच्चों, जो आपके पास रीडिंग है ना मेन की, इसको तो आपने छेड़ना नहीं होता। मसलन 3 है तो ये 3 की 3 आ जाएगी। जो होती है ना उसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसका लीस्ट को मैंने पहले ही बताया कि 0.01 है, तो 8 को मल्टीप्लाई करें 0.01 से तो ये आ गया 0.08। ओके, तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करना होता है, तो 3.08 ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कौन से होते हैं। तो यू नो वेल कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया बच्चों। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ की तरफ। ये लिखा हुआ है जी अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन यानी कि द रोटेशनल मोशन कौन सी होती है, जो अपने एक्सिस के ऊपर ही चीज़ रोटेट करती है। ठीक है बच्चों, एक होती है मोशन जिसमें एक्सिस रोटेट नहीं करते, ठीक है, वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जिसमें एक्सिस रोटेट करते हैं, इट मीन्स कि कोई चीज़ जो है वो ऐसे घूमने लग गई है, ठीक है, बस वो घूम रही है एक ही जगह पर, तो ये रोटेशनल मोशन होती है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट देखें किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन कब होगी। देखिए बच्चों, अगर वो घूमेगा रोटेट करेगा तो ये तो रोटेटरी मोशन हो गई। अगर वो एक ऐसे जा रहा है तब भी वो खमदार रास्ता है जिसको इसने लिखा हुआ है ये रैंडम पास, तो ये भी नहीं होगी। सर्कुलर स्केल में भी नहीं होगी, सर्कल में, तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, वैसे ये जो मोशन है हमारे पास ट्रांसलेटरी, इसको याद रखने का अपने तरीका ज़हन में रखना है कि इसके अंदर हमारे जो एक्सिस हैं ये रोटेट नहीं होते, मतलब इस तरह जैसे ये मैंने रोटेशन बनाई है, रोटेट नहीं होते, ये बस मूव होते हैं। ठीक है, अलोंग अ डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कौन सी मिकदार वेक्टर है। तो यू नो वेल कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डिस्टेंस अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इन सब के अंदर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जिसको फुली एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लिखा हुआ कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो आपने बताना है कि उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो किस साइड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो जब कांस्टेंट कोई चीज़ मूव करती है हमारे पास, ठीक है बच्चों, तो जी ये किस तरह से पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के। ये देखें बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफिक शो किया मैंने कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर आप एक्स एक्सिस पर टाइम रखें और वाई एक्सिस के ऊपर उसका जो सेकंड पैरामीटर गिवन है जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर इस तरफ आप स्पीड रख लें और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, ठीक है, तो ये देखें किसी अगर हम कहेंगे ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इट मीन्स कि इस एक्सिस के ऊपर चेंजिंग नहीं आ रही,
चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो टाइम के साथ साथ यानी टाइम चलता जा रहा है, टाइम के ऊपर यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर है, यही है सिर्फ। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है यानी कि उसकी स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रही। स्पीड में चेंज का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरह की कुछ लाइन आती लाइक दिस, इस तरह, ठीक है, तो ये अब ये जो लाइन है हमारे पास आई है, ये अगर ये क्या शो कर रही है जी, स्पीड में चेंज आया है। जैसे ये स्पीड पहले ज़्यादा हुई है, अब कम हुई है, या फिर ज़्यादा हो गई, ये बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर तो वो कांस्टेंट मूव कर रही तो इट मीन्स कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो फिर ये किसके पैरेलल होगी, ये लाइन टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गुजरेगी, ठीक हो गया बच्चों। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल गुजरना है इसने, ये देखें जी, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक हो गया। अच्छा, कोई अगर एमसीक्यूज आपको प्रॉब्लम करे या समझ ना आए तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, ताकि मैं उसको मज़ीद जो डिटेल्स हैं उसमें बता सकूँ। इसके लिए मेरी अलग से वीडियोस भी हैं, उसमें मैंने सारी ड्राइव करके दिखाई हुई हैं, ग्राफ्स बना के दिखाए हुए हैं, एक 1 बाय 1। तो ये तो मैं अब स्मार्ट सिलेबस को जस्ट कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यू कैन वॉच माई वीडियोज़, जिसके अंदर मैंने अलग से एक एक एमसीक्यूज़ को प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट देखें जी, कह रहा है कि मुतहरिक जिस्म की डिस्प्लेसमेंट के वक्त पर तकसीम करने से हासिल होती है, यानी कि जो बॉडी इन मोशन है, ठीक है, अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक हो गया। स्पीड नहीं आएगी क्योंकि स्पीड जो है ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, एक्सेलेरेशन भी नहीं आएगी, मास भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप बॉल को इफ़ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन, तो सबसे टॉप पे के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। देखिए बच्चों, जब आप कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जाते 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 फिर उसकी स्पीड स्लो हो रही होती है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसकी स्पीड बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है, और उस पॉइंट से वो बिल्कुल फिर नीचे को आना शुरू हो जाता है। ये रुकती क्यों है, क्योंकि रास्ते के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है। इस पॉइंट के ऊपर जाके उसकी स्पीड बिल्कुल रुक जाती है और फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाता है। तो जो बुलंद तरीन मुकाम है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है जी, 0, ठीक हो गया बच्चों, यानी कि 0। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो ये इंतहाई इजी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें 36 किलोमीटर है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 36,000 मीटर्स, ओके, डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, यानी 1 आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में नेक्स्ट 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें 3600 आंसर आएगा। 3600 सेकंड्स होती हैं 1 आवर के अंदर। अगर आप डिवीजन करें तो ये 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग विल बी 10। सो 10 मीटर पर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये यहाँ पे दिया हुआ है जी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है कि एक कार जो है ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। आफ्टर 20 सेकंड 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करने लग गई है, तो आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, तो s इज़ इक्वल टू v क्रॉस टी, ठीक हो गया। तो v क्रॉस टी जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 मीटर्स। यहाँ पे ये आंसर गलत है, 500 मीटर इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया और ये इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, सो कीप वॉचिंग अंटिल एंड ताकि आपको समझ आ सके। तो इनर्शिया जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो बेटा इनर्शिया जो है ये मास पे डिपेंड करती है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो इनर्शिया की है वो मास है, ओके। कह रहे कि जो किस चीज़ की गैर मौजूदगी में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ दीज, जो न्यूटन का पहला कानून है वो लागू होता है, यानी कि फर्स्ट न्यूटन ऑफ लॉ विल बी एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ, तो बेटा फ्रिक्शन। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगी तो न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि फ्रिक्शन जो है, अगर ये फ्रिक्शन मौजूद होगी तो कोई भी लॉ, जो फिज़िक्स का कोई भी लॉ है, ये सारे लॉज आइडियल हैं।
और फ्रिक्शन जो है ये आइडियल में हम इग्नोर कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रिक्शन जहाँ पे भी होगी वहाँ पर आप यूँ कह लें कि फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो काम नहीं करेंगे। हम फ्रिक्शन का एक फैक्टर बाद में ऐड करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम फ्रिक्शन को या ग्रेविटी को या किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करते हैं, तब हम लॉज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ जी कि अगर एक जो बॉय है जंप्स आउट फ्रॉम अ रनिंग बस, ठीक है, तो वो किस तरफ जाएगा? वो जिस तरफ बस जा रही है, ठीक है। देखिए चलती हुई बस में से अगर छलांग लगाने पर लड़का किस तरफ गिरेगा, तो जिस तरफ बस जा रही है वो उसी तरफ जाके गिरेगा, ठीक है जी। तो ये इसने यहाँ पर मेरा ख्याल है कि गलती लिखी हुई है, हरकत की मुख्तलिफ सिमत में नहीं चलेगा, जिस तरफ जा रही है उसी तरफ में जाएगा, यानी कि ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर जिस तरफ उसकी बस की साइड जाएगी, ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। आपने ख़ुद भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप भी कभी चलती हुई बस से या कार, साइकिल, बाइक, किसी भी चीज़ से थोड़ी सी जंप लगाएं तो आपको 2-4 कदम आगे की तरफ चलना पड़ता है, ठीक है, ड्यू टू योर इनर्शिया, क्योंकि आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो रुकना नहीं जा रही, ओके। तो जब आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको पुश करेगी वो उसी डायरेक्शन में, तो उसी साइड पर जाके हरकत होगी उसकी जी। कह रहा है कि एक डोरी को 10 न्यूटन यानी कि एक स्ट्रिंग को 10 न्यूटन दोनों साइड से पकड़ के खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसमें टेंशन कितनी होगी? तो टेंशन बेसिकली एक फ़ोर्स है, ठीक है। तो अब अगर दो फोर्सेस अपोजिट साइड पर लग रही हैं, यानी एक इस तरफ लग रही है और एक इस तरफ लग रही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट क्या होगा जी? हमारे पास 0 होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि किसी जिस्म का जो मास है, मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। अब ये जो इसकी सारी ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई टाइम सेव करने के लिए, तो इनमें से कोई ऑप्शन जो करेक्ट है ये आपने बुक पर टिक कर लेनी है। तो बे फ्रिक्शन पुली यानी कि फ्रिक्शनलेस जो पुली है उसके ऊपर से आपने स्ट्रिंग गुजारी और दो जिस्मों का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखें जी, ये आपके पास केस है पहला, ठीक है। यहाँ पर अब टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये ड्राइव करके दिखाता है कि किस तरह ये आंसर आ रहा है। तो ये फर्स्ट केस है फ्रिक्शन की, वो जो आपने पढ़ी हुई है स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है जी। ओके जी, जिसके अंदर दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। आगे कह रहे हैं मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो मोमेंटम का यूनिट बेटा न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये भी मोमेंटम का एक यूनिट है। मोमेंटम के यूनिट्स 2-3 तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिट जो है मोमेंटम का, इन सब में से एक ये वाला है। नेक्स्ट है जी, अगर ये एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, यानी कि अगर एक हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है, तो एक्शन किस पर होगा? देखें जी, गाड़ी को पुल कर रहा है, एक तो गाड़ी जो है इस पर एक्शन है और गाड़ी का रिएक्शन भी है क्योंकि उसको ज़ोर लगाना पड़ रहा है। दूसरा वो अर्थ पर एक्शन लगा रहा है और इसके रिएक्शन में वो आगे की तरफ जा रहा है, तो ये इन दोनों के ऊपर उसका एक्शन रिएक्शन होगा। आगे का लिखा हुआ जी, स्लाइड करने वाली दोस्तों के दरमियान रखने से फ्रिक्शन कम होती है, कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये किस चीज़ से रिड्यूस कर सकते हैं? तो बेटा ये हम ऑयल लगा के, ये आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो उसमें ऑयल जो है अगर आप किसी चीज़ को ऑयलिंग करते हैं तो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो ये थी जी आज की वीडियो, बहुत ही सिंपल सी है। इसके अंदर मैंने ये जो ज़्यादा डिटेल्स को सॉल्व नहीं किया। अगर आपने इन डिटेल्स वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल पे जाएं और हर एक जो MCQs है उसका फुल रीजनिंग के साथ जो आंसर्स हैं वो मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो ये जो सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है इसमें बस स्मार्ट सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपली मैं जस्ट करेक्ट ऑप्शन जो हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2021 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इन्हीं के अंदर से आएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।